नमस्कार मित्रों। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हम आप लोगों के समक्ष अभी 10 रूपक का पाठ प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि आपको यूजीसी नेट, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये अत्यंत उपयोगी आपके लिए होने वाला है। तो इसी के अंतर्गत हम लोगों ने पहला जो भाग देखा था, उसमें हम लोगों ने 10 रूपक का हम लोगों ने मंगलाचरण और साथ ही साथ में 10 रूपक के अंतर्गत जो इसका प्रयोजन है, जो इसका फल है, उसको हम लोगों ने पढ़ा था। मंगलाचरण को पढ़ा था, 10 रूपक का प्रयोजन पढ़ा था, फल पढ़ा था, श्रोता का प्रवृत्ति निमित्त पढ़ा था और ग्रंथकर्ता का प्रवृत्ति निमित्त हमने पढ़ा था। ग्रंथकर्ता का प्रवृत्ति निमित्त हमने पढ़ा था और इसी के अंतर्गत हम लोगों ने नाट्य किसे कहते हैं और नाट्य को ही दूसरा नाम क्या दिया गया है, रूप दिया गया है और साथ ही साथ में इसको रूपक नाम दिया गया है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके अतिरिक्त नाट्य, रूप, रूपक, इनमें एक ही चीज का ये 3 नाम है, फिर भी इनमें अंतर क्यों है, क्यों इनके नाम में अंतर है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने नाट्य और नृत्य में क्या अंतर है और नृत्य इसमें क्या अंतर है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। अगर हम देखते हैं कि अभिनय की दृष्टि से अगर हम देखें, अभिनय की दृष्टि से देखते हैं तो इसके अंतर्गत हम वाक्यार्थ का अभिनय देखते हैं, इसके अंतर्गत हम पदार्थ का अभिनय देखते हैं और इसके अंतर्गत हम अभिनय नहीं देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने देखी थी। इसके अंदर अगर हम अब अभिनय जो होता है वो सात्विक और आंगिक होता है, तो इसमें सात्विक अभिनय होता है, इसमें आंगिक अभिनय का प्राधान्य होता है, ये हम लोगों ने देख लिया था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इनके अंतरों को देखा था। ठीक है, नृत्य में तो अभिनय होता ही नहीं है। ये जो है नाट्य, रूप, रूपक, ये रस पर आधारित होता है, ये भाव पर आधारित होता है और ये लय और ताल पर आधारित होता है, ये हम लोगों ने देखा था। तो इनका जो विशेष अध्ययन है वो हम लोग कर चुके हैं। नाट्य क्यों नाम पड़ता है, अवस्था का अनुकरण करने के कारण। वहाँ पर 4 जो है अवस्थाएं नायकों की थी और वहाँ पर जो है अभिनय 4 प्रकार का बताया गया था। रूप क्यों नाम पड़ा, रूपक क्यों नाम पड़ा, तो इस चीज को हम लोगों ने देख लिया था। इसके अंतर्गत हम लोगों ने 10 रूपकों को देखा था, जिसके अंदर 10 रूपक हैं। 10 रूपकों में भाण है, नाटक है, प्रकरण है, तो ये इत्यादि जो है 10 रूपकों को हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, उनको भी आप एक बार देख ही लीजिए। सबसे मुख्य होता है नाटक और इसके बाद प्रकरण, भाण, प्रहसन, इन सब का जो है आपको लक्षण इत्यादि सब चीजें आपको पढ़नी है। कहाँ पर, तो ये आपको तृतीय प्रकाश में पढ़नी है। नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, 5 ये हो गए। व्यायोग, समवकार और बीथी, अंक और ईहा मृग। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इन 10 भेदों को देखा था, जो कि ये 10 रूपक, ये 10 रूपक हम पढ़ रहे हैं ना, तो 10 रूपकों का मुख्य रूप से इनका नाम क्या है, इनका नाम है रूपक अथवा रूप अथवा नाट्य। तो इस ठीक है, तो ये हम लोगों ने इन 10 रूपकों के नाम को देख लिया था। ये 10 रूपक रस पर आश्रित होते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजों को हम लोगों ने पिछले पाठ के अंतर्गत देखा था। ठीक है, वो आप पाठ एक अगर आप पढ़ लेते हैं, अगर आप उसको दोहरा लेते हैं, तो ये आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। अब हम लोगों को देखना क्या है, तो हम लोगों को देखना है इस पाठ में ये जो आपने रूपक बताए 10, इन 10 प्रकार के रूपकों में आप सभी में क्या कहते हैं, इनको नाट्य कहते हैं। तो नाट्य अथवा रूपक कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें अनुकार्य जो राम आदि है उसका नट के अंदर आरोप कर दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर अनुकरण किया जाता है। तो सभी के अंदर तो अनुकरण किया जा रहा है, चाहे नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिंब, व्यायोग, समअवकार, बीथी, अंक, ईहा मृग, सभी के अंदर अनुकरण किया जा रहा है।
तो इनमें क्या अंतर है भाई, इनमें अंतर क्या है, कैसे इनमें अंतर आप सिद्ध करोगे, इनके 10 नाम अलग अलग क्यों रख दिए हैं आपने, इस चीज पर विचार करना है। तो यहाँ पर बताया गया है कि वस्तु के कारण, नेता के कारण और रस के कारण तेषाम, माने कि इन 10 रूपकों का क्या होता है, भेद होता है। तो ये वस्तु, नेता और रस क्या होते हैं, भेदक होते हैं। ठीक है, तो जिसमें वस्तु के भिन्न होने से भी इनमें भेद हो जाता है। जैसे नाटक में अलग वस्तु, प्रकरण में अलग वस्तु, भाण में अलग वस्तु, प्रहसन में अलग वस्तु। आप देखो नाम से ही देखो, प्रहसन में क्या रहता है, हास्य रस रहता है। नाटक के अंदर क्या रहता है, तो नाटक के अंदर कोई वीर रस रहेगा, या फिर इसके अंदर श्रृंगार रस रहेगा। ऐसे नेता नाटक में जो है अलग रहता है, धीरोदात्त रहेगा। अन्य में नेता जो है प्रकरण में अलग रहता है, धीर प्रशांत रहता है। तो सब में नेता अलग रहता है और रस अलग रहता है। वस्तुएं जो है, किसी में इतिहास प्रसिद्ध जो है वस्तु होगी, नाटक में जो है कथा वस्तु कथा, और किसी में कल्पित होगी, कवि कल्पित होगी, किसी में जो है कवि कल्पित भी होगी, इतिहास प्रसिद्ध, दोनों प्रकार की होगी। तो ये नाटक, प्रकरण, भाण इत्यादि का जो भेद होता है, ये आप विस्तार से जब तृतीय प्रकाश पढ़ेंगे ना तो आपको ये समझ आएगा। लेकिन उसके पहले आपको वस्तु को जानना जरूरी है। तो वस्तु को बताने के लिए ये हम लोग प्रथम प्रकाश को पढ़ेंगे। और नेता के लिए क्या आता है, द्वितीय प्रकाश, जो कि आपके कोर्स में नहीं है। और रस के लिए आता है चतुर्थ प्रकाश। तृतीय प्रकाश में इन 10 का निरूपण किया गया है, नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिंब, व्यायोग, समकार, बेथियंक और इहामृग का। ठीक है, स्पष्ट हो गया। तो इतना हम देखेंगे। और अगर आपको कोई चीज स्पष्ट नहीं हो रही है तो आप कमेंट के माध्यम से सूचित कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को भी आप इसको भेज सकते हैं, ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। और अब इसके साथ ही हम देखते हैं, और इसके अंतर्गत देखिए, अब हम लोगों को वस्तु को पढ़ना है। तो वही बता रहे हैं, वस्तु के भेद। तो वस्तु के भेद अगर आप जान पाएंगे ना, तभी आपको नाटक, प्रकरण, भाण इत्यादि को ये समझ पाएंगे। और साथ ही साथ में बस यहाँ से बहुत से प्रश्न भी आते हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं, पीजीटी में भी, नेट में भी, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी बहुत से प्रश्न बनते हैं। तो इसलिए इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पीजीटी में वहां पर आया है ना, नाट्य में जो पारिभाषिक शब्द जो इसका सिलेबस आप देखेंगे तो वो पारिभाषिक शब्द आपको यहीं से मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे। तो अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को भी इसके बारे में बता दीजिए, उनको भी शेयर कर दीजिए, ताकि वे लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। अब देखिए, वस्तु च द्विधा। वस्तु 2 प्रकार की होती है। वस्तु के 2 भेद होते हैं, देख लीजिए। वस्तु के 2 भेद होते हैं। एक होती है आधिकारिक और एक होती है प्रासंगिक। आधिकारिक को मुख्य कहते हैं और प्रासंगिक को क्या कहते हैं, गौण कहते हैं। ठीक है, ये जो होती है गौण होती है, दूसरा नाम इसका होता है अंग, और ये होता है, आधिकारिक को मुख्य कहते हैं। ठीक है, प्रधान कहते हैं। जिसमें प्रासंगिक जो होती है उसके भी 2 भेद मिलेंगे आपको। प्रासंगिक के भी 2 भेद मिलते हैं। प्रासंगिक के 2 भेद मिलते हैं, एक होता है पताका और एक होता है प्रकरी। ठीक है, इनको हम अभी आगे देखेंगे। और आधिकारिक का तो भेद है नहीं, तो आधिकारिक को हम अभी पहले देख लेते हैं। वही बता रहे हैं, तत्र आधिकारिकम मुख्यम अंगम प्रासंगिकम विदुहु। तत्र माने उसमें, जो आधिकारिक है, माने वस्तु 2 प्रकार की जो वस्तुएं हैं, द्विधा माने 2 प्रकार की वस्तुएं हैं, उनमें तत्र माने उनमें आधिकारिक जो होती है वो मुख्य होती है और अंग प्रासंगिक होती है। ठीक है, तो मुख्य मतलब प्रधान जो होती है वो आधिकारिक होती है, अंग माने गौण जो होती है, सहायक जो होती है वो प्रासंगिक होती है। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। तो क्या होता है, जैसे रामायण है, रामायण में मुख्य कथा किसकी है, राम और सीता की कथा क्या है, मुख्य कथा है, प्रधान है, इसलिए उसको वहां पर आधिकारिक कहा जाता है। और जो प्रासंगिक कथा होती है वो, जैसे वहीं पर आप देखेंगे तो जैसे सबरी की कथा है, जैसे सुग्रीव की कथा है, जैसे विभीषण की कथा है, तो वो क्या होती है, वो प्रासंगिक कथा होती है और उसको हम अंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको अंग कहते हैं। ठीक है, इतना स्पष्ट हो गया। तो ये बात स्पष्ट हो गई, उसको क्या कहते हैं,
अंग कहते हैं। देखिए, ये आप समझ लीजिए कि जो जैसे राम सीता की कथा है वो क्या है, वो मुख्य कथा है, और जो सुग्रीव की और विभीषण की, जैसे राम सीता की कथा है तो वो मुख्य कथा है, उसमें राम को माने सीता की प्राप्ति हो जाती है, मुख्य है, लेकिन सुग्रीव को अपने राज्य की प्राप्ति हो जाती है, विभीषण को भी क्या हो जाती है, को राज्य की प्राप्ति हो जाती है, सबरी को क्या होता है, सबरी को भी भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है, भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो ये सबरी को जो कथा है भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो ये क्या है, यहाँ पर जो है ना, ये सब कथाएं, ये कथाएं गौण कथाएं हैं, ये कथाएं उस कथा की सहायक हैं। इन कथाओं के बिना राम की कथा आगे बढ़ नहीं सकती है, लेकिन फिर भी सबरी की कथा भी जरूरी है, क्योंकि सबरी की कथा से ही राम कथा जो है आगे जुड़ी हुई है। आप लोग जानते हैं सबरी ने जो बेर खाए थे उनको जो है, तो उन्हीं से जो है माने लक्ष्मण के लिए वो जो संजीवनी बूटी इत्यादि बनी थी। तो ये बहुत सारी प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं, बहुत से मत हैं। तो यहाँ पर ये सभी कथाएं, विभीषण ना होता, सुग्रीव ना होता तो राम कैसे सीता को प्राप्त कर पाते। तो ये सब क्या है, ये प्रासंगिक हैं और ये इनका अपना अपना प्रयोजन भी है, लेकिन फिर भी ये मुख्य कथा के सहायक होते हैं। तो ये बात आपने समझ ली कि अंग रूपी जो कथाएं हैं वो प्रधान कथा की सहायक होती हैं। तो ये स्पष्ट हो गया। तत्र आधिकारिकम मुख्यम, जो आधिकारिक होता है, आधिकारिक कथा होती है वो मुख्य होती है, और अंग कथा जो होती है वो प्रासंगिक होती है। स्पष्ट है। अब देखिए, अब कहते हैं कि ये आधिकारिक कथा का लक्षण बता रहे हैं कि अधिकारः फल स्वाम्यम। अधिकार किसे कहते हैं, फल के स्वामी होना, फल का स्वामी होना ही क्या है, अधिकार है। एक बार ये भी देख लीजिए आप कि जो प्रधानभूत कथा को आधिकारिक कथा वस्तु कहते हैं, जैसे रामायण में राम सीता की कथा, और प्रधानभूत कथा की जो अंग रूप अर्थात सहायक कथा होती है वो प्रासंगिक कथा वस्तु कहलाती है, जैसे रामायण में विभीषण, सुग्रीव, सबरी की कथा। ठीक है। अब देखिए, अधिकार किसे कहते हैं, तो बोले भाई अधिकारः फलस्वाम्यम, फल का स्वामी होना ही अधिकार होता है। क्या होता है, आधिकारिक कथा वस्तु की व्युत्पत्ति बता रहे हैं, तो इसमें फल का स्वामी होना ही क्या होता है, अधिकार होता है। और अधिकारी च तत्प्रभु, जो फल का स्वामी होता है वो अधिकारी होता है। और तन्निर्वर्त्यम अभिव्यापी, तन्निर्वर्त्यम का मतलब क्या है कि उस अधिकार या अधिकारी के द्वारा, उस अधिकार अथवा अधिकारी के द्वारा निर्वर्त्य, निर्वर्त्य का मतलब होता है निष्पन्न। क्या होता है, निष्पन्न। तो तत् माने अधिकार या अधिकारी के द्वारा जो निष्पन्न है, निष्पन्न है, जो निष्पन्न किया गया है। और अभिव्यापी, अभिव्यापी का मतलब होता है फल प्राप्ति तक, फल प्राप्ति पर्यंत ले जाया गया है, फल प्राप्ति पर्यंत जो ले जाया गया है, ऐसा जो वृत्त, वृत्त मतलब होता है कथा, वृत्त माने क्या होता है, कथा। ठीक है। तो ऐसी जो कथा है, ऐसे कथानक को क्या कहते हैं, ऐसे कथानक को हम आधिकारिक कहते हैं। ठीक है। स्पष्ट हो गया कि फल का स्वामी होना अधिकार होता है और फल का स्वामी अधिकारी होता है। तो या अधिकार या अधिकारी के द्वारा, तन्निर्वर्त्यम, उसके द्वारा निर्वर्त्य, निर्वर्त्य का मतलब होता है निष्पन्न। ठीक है। जो अभिव्यापी, अभिव्यापी यानी कि फल की सिद्धि तक जो ले जाया गया, अधिकार के द्वारा चाहे अधिकारी के द्वारा ले जाया गया, जो वृत्त माने कथा या कथानक होता है, कहानी होती है, उसको आधिकारिक कथा वस्तु कहते हैं। जैसे राम सीता का वृत्तांत, रामायण में जो राम सीता का वृत्तांत है वो राम के द्वारा कहां तक ले जाया गया है, सीता की प्राप्ति रूपी फल तक ले जाया गया है। ठीक है। तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, उसको आधिकारिक इतिवृत्त कहते हैं, आधिकारिक कथा कहते हैं। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या होता है, दूसरा है प्रासंगिक। तो देखो प्रासंगिक किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि जैसे राम कहानी में, राम कहानी में बीच में सुग्रीव जुड़ गए, बीच में विभीषण जुड़ गए, बीच में सबरी की कथा जुड़ गई। तो ये क्या है,
इनका अपना प्रयोजन है, इनको राज्य मिलेगा, इसको भी राज्य मिलेगा, ये भगवान का धाम मिलेगा, भगवान का धाम मिलेगा। तो ये क्या है, ये अपनी अपनी इनकी जो है कहानियां हैं, वो कहानियां राम कहानी के प्रति, उस मुख्य कथा के प्रति क्या होती है, उसके लिए होती हैं, उसकी सिद्धि में ये सहायक होती हैं, लेकिन इनका अपना अपना स्वार्थ भी होता है। इसको कहते हैं प्रासंगिक। देखो प्रासंगिक कथा किसे कहते हैं, तो जो कथा परार्थ हो, पर मतलब होता है मुख्य, पर माने मुख्य के लिए, अर्थ माने के लिए, जैसे भोजनार्थम गच्छति, भोजन के लिए, तो परार्थ माने दूसरे के लिए, दूसरा माने मुख्य कथा, राम कहानी, राम की, राम सीता की कथा, मुख्य कथा, उसके लिए, यस्य माने जिसका, यस्य माने जिसका, प्रसंगतः माने प्रसंग के कारण स्वार्थ हो जाए। समझिएगा कि परार्थस्य यस्य माने वो परार्थ है, दूसरे के लिए है, मुख्य कहानी राम कहानी के लिए, सुग्रीव की कहानी, विभीषण की कहानी है, लेकिन प्रसंगतः माने प्रसंगवश उसका अपना भी स्वार्थ होता है। समझिएगा कि आधिकारिक कथा वस्तु के लिए वो होता है, उसके प्रयोजन के लिए होता है। जो सुग्रीव आदि की कथा वो राम कहानी रूपी मुख्य कथा के लिए है, आधिकारिक के लिए है, लेकिन उसका प्रसंग के कारण अपना भी प्रयोजन हो जाता है, अपना भी स्वार्थ भी उसका जो है सिद्ध, स्व मने अपना, अर्थ मने प्रयोजन भी उसका सिद्ध हो जाता है, प्रसंगतः मने प्रसंगवश। तो उसको क्या कहते हैं, उसको प्रसंग के कारण सिद्ध होने के कारण प्रासंगिक कहते हैं, प्रसंग के कारण सिद्ध होने के कारण प्रासंगिक कहते हैं। जैसे रामायण की मुख्य कथा क्या है, राम की कथा, और उसमें क्या होता है, उसमें राक्षसों का वध होता है, लेकिन उसी कथा में, उस कथा को आगे बढ़ाने के लिए सुग्रीव की कथा, विभीषण की कथा, ये सब कथाएं आ जाती हैं। इनका अपना प्रयोजन है राज्य की प्राप्ति, तो ये प्रसंगतः इनका अपना प्रयोजन भी सिद्ध हो जाता है। तो वही बता रहे हैं, परार्थस्य यस्य, जिस परार्थ कहानी का, सुग्रीव आदि की कहानी का प्रसंगवश अपना राज्य आदि की भी प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है, उसको हम प्रासंगिक कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसका फल नहीं होता, लेकिन प्रसंगवश इसका फल जो है सिद्ध हो जाता है। और ये आया किसके लिए है, तो आया मुख्य कथा की वृद्धि के लिए है। ठीक है, वही बता रहे हैं कि दूसरे अर्थात आधिकारिक कथा वृत्त के प्रयोजन की सिद्धि के लिए आया हुआ है। ये इतिवृत्त किसका, सुग्रीव विभीषण सबरी का। ये जो कथानक ये प्रसंगवश अपने प्रयोजन की भी सिद्धि कर लेता है, राज्य और भगवत धाम इत्यादि की, तो ये प्रासंगिक इतिवृत्त कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी प्रसंग से ही सिद्धि होती है। अब देखिए, सानुबंधम पताकाख्यम प्रकरी च प्रदेश भाग, कहते हैं कि ये जो प्रासंगिक कथावृत्त है, क्या है, जो प्रासंगिक कथा है, ठीक है, क्या है, प्रासंगिक कथा है। अब देखिए ये कितने प्रकार का होता है, तो प्रासंगिक, ये प्रासंगिक दो प्रकार का होता है, एक होता है पताका और एक होता है प्रकरी। ठीक है, ये प्रासंगिक दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, पताका और प्रकरी। इतनी बात स्पष्ट हो गई, कितने प्रकार का होता है ये पताका और प्रकरी, इनके द्वारा दो प्रकार का होता है। ठीक है, अब देखिए पताका किसे कहते हैं और प्रकरी किसे कहते हैं। तो पताका मतलब होता है पताका की तरह, पताका माने क्या होता है, पताका की तरह होने के कारण उसको पताका कहा गया है। देखो यहां पर ना पताका की तरह, ये कथा जो है पताका की तरह रहती है। जैसे पताका होती है ना, किसी युद्ध में ध्वजा होती है, वो ध्वजा क्या होती है, किसी भी नायक का असाधारण चिन्ह होती है। तो उसी प्रकार से ये कहानी भी उसमें, और दूर तक, दूर से ही जो है दिख जाती है और दूर तलक चलती है, इसलिए इसको हम पताका कहते हैं। इसका दूसरा नाम रखा गया है सानुबंध। क्या रखा गया है, सानुबंध, सानुबंध नाम रखा गया है। क्यों, क्योंकि अनुबंध के साथ में होती, अनु मतलब होता है, अनु माने, अनु मतलब पीछे पीछे, ये क्या होती है, बंधी रहती है, पीछे पीछे ये देर तक क्या रहती है, कथा बंधी रहती है, और ये पताका की तरह बंधी कथा रहती है, और ये उस नायक का असाधारण चिन्ह होती है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, पताका कहते हैं। और दूसरी होती है प्रकरी। प्रकरी जो होती है वो
एक देश में रहती है, एक देश में, एक प्रदेश में रहती है, मतलब थोड़ी दूर तक। प्रक्रिया कितनी दूर तक रहती है? थोड़ी दूर तक रहती है, ठीक है। ये क्या, ये होती है बहुत दूर तक। ये कहां तक रहती है? ये बहुत दूर तक जो है अणु माने पीछे पीछे बधी रहती है, कहां तक? बहुत दूर तक। और जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ी दूर तक, प्रक्रिया थोड़ी दूर तक चलने वाली कथा होती है, ठीक है। और जो पताका होती है वो बहुत दूर तक चलने वाली कथा होती है। तो याद रखिएगा, ऐसा जो प्रासंगिक इतिवृत्त जो कि मुख्य कथा के पीछे पीछे बहुत दूर तक चलता रहे उसे पताका कहते हैं, और जो थोड़ी दूर तक चलता रहे उसे प्रक्रिया कहते हैं। तो पताका का उदाहरण जैसे सुग्रीव की कथा, विभीषण की कथा, और प्रक्रिया का उदाहरण है जैसे सबरी की कथा। सबरी को क्या कहते हैं? श्रमणा। तो श्रमणा की कथा, सबरी को श्रमणा कहा गया है। तो श्रमणा की जो कथा है, वृत्तांत है, वो प्रक्रिया है। सुग्रीव या विभीषण का वृत्तांत क्या है? यहाँ पर पताका है, ठीक है। इतना स्पष्ट हो गया। अब वही यहाँ पर बता दे रहे हैं, किसानुबंधम पताकाख्यम प्रकरी च प्रदेश भाग, कि जो सानुबंध यानी अनुबंध के सहित, अनु मतलब होता है पीछे पीछे, बंधी है बहुत दूर तक जो अनुकरण करती है, वो पताका की तरह होने के कारण वो जो है ऐसे प्रासंगिक इतिवृत्त को हम क्या कहते हैं? पताका कहते हैं। और ये सुग्रीव और विभीषण का वृत्तांत है। प्रदेश माने थोड़ी दूर तक अल्प अनुगमन करने वाली होती है। तो ऐसे जो प्रासंगिक इतिवृत्त जो अल्प अनुगमन करने वाला होता है, आधिकारिक कथा वस्तु का ज्यादा दूर तक अनुगमन नहीं करता, उसे हम कहते हैं प्रकरी। और वो जैसे सबरी का वृत्तांत है, श्रमणा का वृत्तांत है। तो सानुबंधम पताकाख्यम प्रकरी च प्रदेश भाग, प्रासंगिक कथा भी पताका और प्रक्रिया के भेद से दो प्रकार की होती है। अब यहां पर जो है ना पताका शब्द आ गया। क्या आ गया? पताका शब्द आ गया। पताका शब्द आने के कारण याद आ गई हमको पताका स्थानक की। किसकी याद आ गई? पताका स्थानक की। ये पताका स्थानक दो प्रकार का होता है। एक होता है तुल्य तुल्य घटना के कारण। क्या होता है? तुल्य घटना के कारण। एक होता है तुल्य विशेषण के कारण, ठीक है। अब आपको एक बात बताता हूं कि जो भी उदाहरण मिलेंगे वो आपको रत्नावली के मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ में आपको जो अगर कुछ अतिरिक्त आपको कुछ कहना है कि किस प्रकार से मैं आपको कुछ उपलब्ध करा पाऊं, तो उसके लिए आप कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को भी बता दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए कि पताका स्थानक दो प्रकार का होता है। तो तुल्य घटना, घटना मतलब इतिवृत्त, तो यहां पर तुल्य घटना रहेगी। और दूसरा होता है तुल्य विशेषण, ठीक है। तुल्य विशेषण, तो तुल्य घटना और तुल्य विशेषण। तुल्य विशेषण वाला जो होता है यहां पर समासोक्ति अलंकार होता है, समासोक्ति अलंकार होता है। और तुल्य घटना में कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति अलंकार होता है, ठीक है। यहां घटना तुल्य रहेगी, इतिवृत्त तुल्य रहेगा, और दूसरे में क्या रहेगा? तुल्य विशेषण रहेगा, यहां समासोक्ति अलंकार रहेगा। अच्छा, पताका स्थानक में एक बात और भी है, क्या कि यहां पर जो चीज पहले प्रस्तुत की जा चुकी है और जो आगे आने वाली है उसको क्या कहते हैं? भावी। पहले प्रस्तुत किया जा चुका है उसको कहते हैं प्रस्तुत। तो प्रस्तुत और भावी घटना के सूचक होता है पताका स्थानक, चाहे पहला वाला हो चाहे दूसरा वाला। ये दोनों क्या होते हैं? प्रस्तुत और भावी घटना के क्या होते हैं? सूचक होते हैं। एक होता है अन्योक्ति के द्वारा और दूसरा होता है समासोक्ति के द्वारा सूचक होता है, ठीक है। जो यहां ये समझिएगा कि प्राकरणिक जो है, मतलब देखिए प्रकरण में आई हुई जो बातें हैं उनका सूचक होता है, ठीक है। और वो तुल्य इति वृत्त के रूप में अथवा तुल्य विशेषण के रूप में दो प्रकार से सूचक होता है। तुल्य इति वृत्त के रूप में जो है वहां अन्योक्ति रहता है, और जहां तुल्य विशेषण वहां समासोक्ति रहता है। और दोनों उदाहरण जो है आपको रत्नावली के अंदर मिल जाएंगे, जो कि आप इसमें देखेंगे ना, तो इसमें जो मतलब 10 रूपक की अगर टीका में देखेंगे तो भी इसमें आपको
मिल जाते हैं। तो उदाहरणों को विशेष रूप से याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो अच्छा देखिए यहां पर लिख दिया गया है, ये भी देख लीजिए कि अनुबंध के सहित अर्थात मुख्य कथा के साथ में गौण रूप से जो दूर तक चलने वाला प्रासंगिक वृत्त है उसको पताका, और एक प्रदेश में रहने वाले अर्थात थोड़ी दूर तक चलने वाले प्रासंगिक वृत्त को प्रकरी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो है पताका स्थानक मैं आपको बताया हूं, तो यहां पर पताका स्थानक की जो इन्होंने परिभाषा दे दी है। ठीक है, इस पताका स्थानक की परिभाषा देख लीजिए। प्रस्तुतागंतु भावस्य वस्तुनो न्योक्ति सूचकम पताका स्थानकम तुल्य संविधान विशेषणम। ठीक है, तो प्रस्तुत आगंतु भावस्य मतलब कि प्रस्तुत मतलब है जो प्राकरणिक वस्तु है, जो प्रकरण में प्राप्त वस्तु है, और आगंतु भावस्य यानी कि जो भावी कथा वस्तु है उसका, ऐसे वस्तुना माने वस्तु का जब अन्योक्ति के द्वारा सूचन किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, पताका स्थानक कहते हैं। मतलब सीधे सीधे ना कह करके थोड़ा सा अलग शब्दों से उसको सूचित किया जाता है तो उसको हम पताका स्थानक कहते हैं। समझ गए कि नहीं? प्रस्तुत मतलब प्राकरणिक वस्तु का जब सीधे सीधे ना सूचन करके अन्य उक्ति माने शब्दों के द्वारा उसको सूचित किया जाता है प्राकरणिक वस्तु को, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जो है पताका स्थानक होता है। और ये दो प्रकार का होता है, एक होता है तुल्य संविधान और एक होता है तुल्य विशेषण। ठीक है, संविधान मतलब होता है घटना, संविधान माने घटना, तो समान इतिवृत्त और समान विशेषण के भेद से दो प्रकार का पताका स्थानक होता है। यहां अन्य उक्ति के द्वारा किसी अन्य वस्तु के कथन के द्वारा प्रस्तुत माने प्रसंग में प्राप्त मतलब प्राकरणिक जो भावी कथानक है, भावी वस्तु है, उसका सूचन किया जाता है। ठीक है, अब जैसे इसके एक उदाहरण है, वो उदाहरण जो है आप टीका में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, और ये दोनों रत्नावली के उदाहरण है, तो रत्नावली भी आपके पाठ्यक्रम में है तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। ये उदाहरण है, यातोस्मि पद्मनयने समयो ममई स सुप्तामयेव भवति प्रतिबोधनीया प्रत्यायनामयमितीव सरोरुहिण्याः सूर्योस्तमस्तक निविष्टकरः करोति। इसके द्वारा जो ये है ना, ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुल्य घटना है, तुल्य घटना के द्वारा यहाँ पर सूचित किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो उदयन है वो विदूषक को सूचित मतलब विदूषक को कह रहा है। यहाँ पर सूर्य और कमलिनी के वृत्तांत के द्वारा राजा मतलब उदयन और जो रत्नावली है दोनों के मिलन को सूचित इसमें किया गया है। ठीक है, और एक जो है इसका ये जो है ना, ये किसका उदाहरण होता है, ये अन्योक्ति का होता है, अन्योक्ति का उदाहरण होता है एक, और दूसरा समासोक्ति का जो उसका उदाहरण है ना वो होता है, इसका एक उदाहरण समासोक्ति का जो उदाहरण होता है वो है उद्दामोत्कलिकाम विपांडुर रुचम प्रारब्ध जिह्वाम क्षणात आयासम सुसनोद्गमैरविरलैः आतन्वतीमात्मनः अद्योद्यानलतामिमां समदनां नारीमिवान्यां ध्रुवं पश्यन् कोप विपाटलद्युति मुखम देव्याः करिष्याम्यहम्। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर तुल्य विशेषणों के द्वारा, यहाँ तुल्य पहले में तुल्य घटना थी और इसमें तुल्य विशेषण है, तो इन तुल्य विशेषणों के द्वारा इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो है मतलब रत्नावली और उदयन जब दोनों मिलेंगे तो जो रानी है वहां पर उसको क्या होगा, जो रानी को एक कोप जो उत्पन्न होगा, जो उसको क्रोध उत्पन्न होगा, वो यहां पर सूचित किया जा रहा है। जो आगे कोप उत्पन्न होगा उसको यहां पर राजा सूचित कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इनके दो उदाहरण है, अन्योक्ति का और समासोक्ति का। तो ये आप उदाहरण देख सकते हैं। वैसे ये विशेष रूप से उदाहरण पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है, लेकिन पताका स्थानक तो आपको ध्यान रखना ही चाहिए। अब देखिए प्रख्यातोत्पाद्य मिश्रत्व। अब हमने देखिए अभी तक हमने क्या कर लिया है, ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमने क्या किया है, कथा वस्तु के दो भेद किए हमने, कथा
वस्तु के पहले दो भेद किए, कौन कौन सा? एक हमने किया आदि, एक किया आधिकारिक, और दूसरा किया हमने प्रासंगिक। ठीक है। उसके बाद प्रासंगिक के दो भेद किए हमने, पताका और प्रकरी। इतना स्पष्ट हो गया। अब कहते हैं कि ये जो कथा है ये भी दो प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है, कि प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र। प्रख्यात वो होती है जो कि प्रख्यात मतलब प्रसिद्ध हो, जो कि इतिहास में प्रसिद्ध हो, और उत्पाद्य वो होती है जिसको कवि अपने कल्पना से उत्पन्न कर दे, और मिश्र वो होती है जिसमें इतिहास वाली और कवि की कल्पना वाली दोनों कथा को मिला दिया जाए। तो इस प्रकार से त्रेधा तीन प्रकार की होती है। ठीक है। त्रेधा माने ये तीनों प्रकार की, आधिकारिक, पताका और प्रकृति थी ना, ये तीनों जो होती है ना, त्रिधा मतलब तीन तीन प्रकार की होती हैं। जिस प्रख्यात किसे कहते हैं? तो इतिहासादेह, जो इतिहास इत्यादि में प्रसिद्ध कथा है वो प्रख्यात होती है। उत्पाद्य वो होती है जो कवि के द्वारा कल्पित कथा है, वो उत्पाद्य होती है। और मिश्रम च संकराताभ्याम, जब संकर मतलब होता है मिश्रण कर देते हैं, हम इतिहास वाली कथा का और कवि के द्वारा कल्पित कथा को जब हम मिला देते हैं तो उसको मिश्र कहते हैं। और इसके भी तीन भेद होते हैं, दिव्य, मर्त्य और दिव्यादिव्य। ठीक है। तीन प्रकार की होती है, दिव्य, मर्त्य और दिव्यादिव्य। एक बार आप इसको देख लीजिए कि ये जो है ना तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? वो तीन प्रकार का जो इतिवृत्त है वो भी प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र, इसके भेद से तीन तीन प्रकार का होता है। तो इतिहास से लिया गया जो इतिवृत्त होता है वो प्रख्यात होता है, कवि के द्वारा कल्पित इतिवृत्त उत्पाद्य होता है। अब उन दोनों जो प्रख्यात और उत्पाद्य हैं उनके मिश्रण से मिला दिया जाए, संकर कर दिया जाए तो वो मिश्र होता है। सभी इतिवृत्त जो है दिव्य, मर्त्य और दिव्यादिव्य, इनके भी भेद हो जाते हैं। इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं? अब देखो दिव्य, इसको भी आप समझ लीजिए थोड़ा। देखिए दिव्य क्या होता है? दिव्य का मतलब है जहां पर एक कोई देवता नायक होगा। क्या होगा? देवता नायक होगा। जैसे पार्वती परिणय। पार्वती परिणय में कौन नायक है? शंकर जी। तो इसलिए यहां पर ये क्या हो गया? ये दिव्य का उदाहरण आपके सामने हो गया। ठीक है। अब दूसरा उदाहरण है, ये है दिव्यादिव्य। क्या है? दिव्यादिव्य। दिव्यादिव्य में क्या होता है? जैसे ये तो पार्वती परिणय हो गया, जैसे रुक्मिणी परिणय। रुक्मिणी परिणय में नायक कौन है? इसमें नायक हैं श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण जी जो हैं वो दिव्य भी हैं और अदिव्य भी हैं, क्योंकि उन्होंने देवता का रूप धारण किया है। और देवता तो हैं वो, लेकिन उन्होंने मनुष्य रूप धारण किया है, तो इसलिए वो क्या है? यहाँ दिव्य दिव्य के अंदर आते हैं। और एक होता है मर्त्य। मर्त्य के अंतर्गत जैसे बेणी संघार। तो बेणी संघार नाटक में कौन नायक है? भीम नायक हैं। तो इसलिए यहां पर जो भीम है वो सिर्फ क्या है? मनुष्य ही है। तो मर्त्य मतलब होता है मनुष्य। मर्त्य माने क्या होता है? मनुष्य। ये मनुष्य ही नायक है, तो भीम यहां पर। इस प्रकार से जो है इनके भी दिव्य, मर्त्य और दिव्यादिव्य तीन भेद होते हैं। ठीक है। ये आप समझ गए कि प्रख्यात क्या होता है? प्रख्यात जो होता है जो इतिहास में प्रसिद्ध हो, इतिहास में प्रसिद्ध हो। और उत्पाद्य क्या होता है? उत्पाद्य जो होता है वो कवि की कल्पना से निर्मित हो, कवि की कल्पना से निर्मित हो, उसको कवि कल्पित कहते हैं। और जो इन दोनों को मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो मिश्र हो जाता है। ये तीन प्रकार का आप समझ गए, प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र। और फिर उसके भी जो है दिव्य, दिव्यादिव्य और मर्त्य के भेद से भी ये जो है भेद हो जाता है। तो इनके भेद से देख लीजिए, अब आप समझ लीजिए एक बार कि इतिवृत्त में कभी कभी क्या होता है?
कभी कोई देवता नायक होता है, कभी देवता अवतारी मनुष्य, और कभी कोई मनुष्य नायक होता है। जैसे दिव्य नायक वाला, जैसे पार्वती परिणय भगवान शिव नायक है। दिव्या दिव्य में, रुक्मिणी परिणय में विष्णु के अवतार मानव रूपधारी श्री कृष्ण नायक है। और मर्त्य और या अदिव्य नायक में, जैसे बेणी संघार में भीम नायक है। मर्त्य मतलब अदिव्य। अब देख लीजिए आप इनका एक बार भेद। तो इस प्रकार से हमने इतना समझ लिया। अब देखिए आप, देखिए अब यहां पर हम एक बार भेद को समझ लेते हैं कि इसको एक बार मिटाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। ये आप समझ गए ना इतना, अथवा हम थोड़ा और देख लीजिए, एक बार जगह बना लेते हैं। अब देखिए आप, अब आप समझ जाएंगे। देखिए समझना जरूरी है। तो क्या है, सबसे पहले हमने वस्तु के दो भेद किए। एक किया हमने आधिकारिक, और एक किया हमने प्रासंगिक। ठीक है, इतना आप समझ गए, आधिकारिक और प्रासंगिक। अब हमने आधिकारिक के दो भेद, प्रासंगिक के दो भेद किए, पताका और प्रकरी। ठीक है, अब इसमें आधिकारिक के फिर हमने तीन भेद किए, पताका और प्रकरी तीनों के तीन तीन किए। आधिकारिक के तीन भेद किए, कौन कौन से? प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र। अच्छा, अब यही तीन तो हमको पताका के करने हैं, तो हम एक काम करते हैं, चलिए पताका के भी कर देते हैं। प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र, ये हमने जो है पताका के भी कर दिए। इसी प्रकार से हमने प्रकरी के भी तीन भेद कर दिए, प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र। ठीक है, अब क्या है, अब आधिकारिक जो वस्तु है उसमें जो प्रख्यात है, इसके तीन भेद होंगे। कौन कौन से? हम आपको अभी बताए थे, दिव्य, दिव्यादिव्य और मर्त्य। कौन कौन से होंगे? दिव्य, दिव्यादिव्य और मर्त्य। इसी प्रकार से उत्पाद्य के भी तीन होंगे, दिव्य, दिव्यादिव्य और मर्त्य। इसी प्रकार से मिश्र के भी तीन होंगे, कौन कौन से? दिव्य, दिव्यादिव्य और मर्त्य। ये तीन तीन भेद होंगे। ठीक है, फिर यहां पर फिर से प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र के तीन भेद होंगे, वही दिव्य, दिव्यादिव्य और मर्त्य। यहां भी जो है तीन भेद होंगे, दिव्य, दिव्यादिव्य और मर्त्य। यहां भी तीन भेद होंगे, दिव्य, दिव्यादिव्य और मर्त्य। यहां भी तीन भेद होंगे, दिव्य, दिव्यादिव्य और मर्त्य। यहां भी तीन होंगे, दिव्य, दिव्यादिव्य और मर्त्य। यहां भी तीन होंगे, दिव्य, दिव्यादिव्य और मर्त्य। तो अब आप समझ लीजिए टोटल कितने हो गए, 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15, 3 18, 3 21 और 3 24 और 3 27। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये 27 भेद आपके समक्ष टोटल वस्तु के आ जाते हैं। तो इसको आप इस प्रकार से समझ लीजिए। अब आपको एक एक का नाम भी सरलता से दे दिया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि इतिवृत्त तीन प्रकार का है, प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र। ये चीज हम आपको बता ही चुके हैं अभी। अब ये सब हमने आपको बता दिया। अब इसके अंतर्गत आप इनको देख सकते हैं यहां पर कि जैसे दिव्य प्रख्यात आधिकारिक, मर्त्य प्रख्यात आधिकारिक, दिव्यादिव्य प्रख्यात आधिकारिक। क्योंकि आधिकारिक, पहले आधिकारिक के तीन भेद किए हमने, प्रख्यात, 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 और फिर उसके भी तीन कर दिए, मर्त्य, 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 दिव्य, मर्त्य, दिव्यादिव्य। इस प्रकार से आप इनको जोड़ेंगे ना, तो इस प्रकार से आप देखिए, इस इधर
इनको हम ऐसे पढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूं। इनको अगर पढ़ने का तरीका होता है ना, इस तरीके से पढ़ा जाता है, नीचे से पढ़ते हैं कि दिव्य, अच्छा यहां से दिव्य प्रख्यात आधिकारिक, दिव्यादिव्य प्रख्यात आधिकारिक, मर्त प्रख्यात आधिकारिक, ऐसे पढ़ा जाता है। दिव्य उत्पाद्य आधिकारिक, दिव्यादिव्य उत्पाद्य आधिकारिक, मर्त उत्पाद्य आधिकारिक, वस्तु, लास्ट में वस्तु जोड़ देते हैं ऊपर, मतलब हम ऐसे पढ़ते हैं, इस क्रम से पढ़ते हैं, नीचे से पढ़ते हैं। जैसे आपको इसको पढ़ना ना प्रासंगिक को, तो हम कहेंगे मर्त्य मिश्र प्रकरी प्रासंगिक, इस प्रकार से नाम रखेंगे ना, तो टोटल ये कितने हो जाएंगे, यहां से शुरू होगा नाम इनका, ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा, तो टोटल 3 3 3 करके ये 27 भेद हो जाते हैं, जो कि आगे लिखे गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर सब लिख दिए गए हैं। अब हम आते हैं इतिवृत्त के फल में, कि इस इतिवृत्त का आखिरकार फल क्या है। आपने ये जो है 27 भेद वस्तु के कर दिए, वस्तु माने इतिवृत्त, क्यों, आखिरकार इतना क्यों किया, इसका फल क्या है, तो बता रहे हैं कार्यम त्रिवर्गः तत्शुद्धम एकानेकानुबंधी च। इसका फल जो है, फल यानी कार्य, फल मतलब क्या होता है, कार्य। ठीक है, ये क्या है, तो कहते हैं त्रिवर्गः। देखिए 3 वर्ग बताए यहां पर, क्या बताए, 3 वर्ग। 3 वर्ग कौन कौन से हैं, धर्म अर्थ और काम। इन्होंने मोक्ष को फल नहीं माना है, धनंजय ने मोक्ष को फल नहीं माना है, और इसीलिए मोक्ष प्रदान करने वाला शांत रस भी इन्होंने नहीं माना है। तो इन्होंने किसको फल माना है, सिर्फ त्रिवर्ग को, यानी कि धर्म अर्थ और काम, तीनों को फल इन्होंने माना है। तत् माने उसको, शुद्धम, कभी कभी वो शुद्ध होता है और कभी कभी क्या होता है, एक अनेक अनुबंधी, मतलब कभी जो है एक प्रधान रहेगा और कभी जो है क्या होगा, कभी 2 प्रधान होंगे, समझे कि नहीं, कभी एक प्रधान होगा तो 2 गौण होंगे, कभी 2 प्रधान होंगे तो 1 गौण होगा। ये एकानेकानुबंधी का कहने का तात्पर्य है कि इतिवृत्ति के जो अभिनय है, अभिनय के अवलोकन का और अध्ययन का फल क्या है, त्रिवर्ग। तो ये फल कभी शुद्ध होता है, और मतलब यहाँ धर्म अर्थ काम में से कोई एक ही होता है, और कभी एक अन्य से अनुगत होता है, अर्थात कहीं कहीं पर जो है, कहीं पर देखो 1 रहेगा प्रधान और 2 रहेंगे गौण, कहीं 2 रहेंगे प्रधान 1 रहेगा गौण। ठीक है, ये स्थिति यहाँ पर रहती है, और कहीं कहीं पर 1 ही रहेगा, कहीं 2 ही रहेंगे, तो ऐसी स्थिति भी हो सकती है। तो धर्म अर्थ काम में से कोई भी हो सकता है, कोई भी प्रधान हो सकता है, अन्य गौण हो सकते हैं, ये आपने समझ लिया। अब देखिए, अब कहते हैं कि ये ध्यान रखिएगा, कार्य किसे कहते हैं, कार्यम त्रिवर्गः तत्शुद्धम एकानेकानुबंधी च। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर आता है बीज, कहते हैं उस कार्य का जो हेतु होता है, फल क्या बताया, फल बताया कार्य, और उस कार्य का जो हेतु होता है उसे बीज कहते हैं। ठीक है, तो स्वल्पोदिष्टस्तु तद्धेतुर बीजम विस्तार ऋणेकधा। देखिए, ये जो फल है, जो कार्य है, उस कार्य का हेतु, माने ये फल होगा कैसे, ये कार्य होगा कैसे भाई, ये फल या कार्य जो है वो आपका होगा कैसे, उसको साधन चाहिए ना, कोई उपाय चाहिए ना, तो वो उपाय बता रहे हैं। स्वल्पोदिष्टस्तु तद्धेतुर बीजम विस्तार्यनेकधा। तो देखिए, हेतु जो होता है वो बीज होता है, फल कार्य का हेतु, जो पीछे कार्य बताया उसका हेतु क्या होता है, उसका हेतु होता है बीज, और वह स्वल्प उद्दिष्ट, माने उसको थोड़ा सा ही कहा जाता है, वह थोड़ा सा ही प्रारंभ में कहा जाता है, और अनेकधा विस्तारी, वो अनेक प्रकार से, जब आगे चल के, जब आप किसी को नाटक को पढ़ते हैं तो शुरुआत में बीज को थोड़ा सा उपस्थित किया जाता है, और आगे चल के वो क्या करता है, वो बहुत प्रकार से विस्तार लेता है। तो ध्यान दीजिएगा, स्वल्प मतलब होता है थोड़ा, उद्दिष्ट मतलब कहा गया, और तत् प्रश्न पूछा गया था, तत् का मतलब क्या है, तो तत् का मतलब है कार्य को सिद्ध करने वाला, कार्य का साधक होता है बीज, और विस्तारी आगे
चल करके अनेकधा माने अनेक प्रकार से उसका विस्तार होता है। ठीक है, तो इसलिए बीज की तरह होने के कारण, जैसे बीज होता है ना वृक्ष का, थोड़ा सा छोटा सा होता है, जमीन में डाल दिया जाता है, आगे बढ़ करके बहुत बड़ा रूप ले लेता है। तो उसी प्रकार से ये बीज भी होता है। वही बता रहे हैं कि उस फल का जो कारण है वो बीज है, इसका स्वल्प संकेत किया जाता है, आगे चल के अनेक प्रकार से ये पल्लवित होता है। तो देखिए, अब इसके लिए ना आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, रत्नावली और बेणी संहार। क्या है ना, वहां पर बहुत अच्छे से इन सब चीजों का प्रयोग दिया गया है, और इसकी टीका में अगर आप पढ़ेंगे भी तो आपको स्पष्ट रूप से समझ नहीं आएगा उतना जल्दी, जब तक आप रत्नावली और बेणी संहार नहीं पढ़े रहेंगे। ये जो दोनों ग्रंथ है ना, एकदम नियम को देख के बनाए गए हैं, और इनको देख के नियम बनाया गया है। तो इसीलिए आपको इनको जरूर पढ़ना चाहिए, पाठ्यक्रम में भी है ये। तो वहां पर जब जैसे रत्नावली में क्या रहता है, रत्नावली में जो वत्सराज उदयन है वो रत्नावली को पाना चाहता है, तो उसके लिए अनुकूल भाग्य होना चाहिए। तो अनुकूल भाग्य के साथ में और योगंधरायण जो उसका मंत्री है, जिस पर उसने अपनी सारी चिंताएं डाल दी थी, तो योगंधरायण मंत्री क्या करता है, बहुत से व्यापार करता है। तो वो व्यापार जो होते हैं उसी को क्या कहा गया है, बीज वहां पर कहा गया है। योगंधरायण पढ़ता है ना, द्विपादन्य स्मादपि इत्यादि, और उसके बाद जब और वो प्रारंभेस्मिन् स्वामिनो वृद्धि है तो इत्यादि, ये सब चीजें जो वो पढ़ता है, तो यही क्या है, वहां बीज है, और जो आगे बहुत रूप में विस्तार लेता है। आप रत्नावली पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो ये आप, लेकिन आपको क्या करना है, ये मुख्य रूप से आपको रट लेना है। आपको उदाहरण भले ना पूछे, लेकिन बीज का लक्षण, तद हेतु शब्द में अर्थ, तत् माने कार्य का, हेतु माने साधक, ये सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ये पीजीटी असिस्टेंट इत्यादि में पूछे गए प्रश्न, इनको बहुत अच्छे से आप तैयार करिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ में अपने मित्रों को भी इसको शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, अवान्तरार्थ विच्छेदे बिंदुरच्छेद कारणम, मैं थोड़ी देर रुक जाता हूं, आप अपने मित्रों को भी इसको शेयर कर दीजिए। तो आप आराम से इसको अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें। ठीक है, अब देखिए, अवान्तरार्थ विच्छेदे, अवान्तर अर्थ का विच्छेद, समझिएगा, दो प्रकार का कार्य होता है। कार्य दो प्रकार के होते हैं, एक महत् कार्य होता है, एक होता है अवान्तर कार्य। जो अंदर छोटा मोटा कार्य होता है वो महत् कार्य वो अवान्तर होता है, और एक होता है बड़ा कार्य। एक बड़ा कार्य होता है जो कि पूरे नाटक का एक फल होता है, और एक होता है अवान्तर कार्य, मतलब अंदर का जो छोटे मोटे कार्य होते हैं वो अवान्तर कार्य होते हैं। जिसमें महत् कार्य को सिद्ध करने वाला जो होता है वो बीज होता है, अवान्तर कार्य को सिद्ध करने वाला बिंदु होता है। ठीक है, महत् कार्य को सिद्ध करने वाला क्या होता है, बीज होता है, और अवान्तर कार्य को सिद्ध करने वाला जो होता है वो बिंदु होता है। अब जैसे कथा चल रही थी, जैसे मतलब वहां पर जो है ना, अनंग की पूजा, कामदेव की पूजा की जो कथा रत्नावली में चल रही थी, अब वहीं पर जो है क्या हो जाता है, वहीं कथा का विच्छेद हो जाता है। तो विच्छेद हो जाता है, अब जो है समस्या है, आगे कथा कैसे बढ़ेगी। तब तक क्या हो जाता है, तब तक वहां पर रत्नावली जो सागरिका है ना, वो जो वहां पर छिप करके अनंग की पूजा को देख रही है, उसके कान में तब तक बैतालिक का स्वर आ जाता है कि अस्तापास्त समस्त इत्यादि करके, और उसी में जो है उदयनस्य इंदो रिबोध वीक्षते आ जाता है। तब वो चकित हो जाती है, अच्छा, मैंने जिसको कामदेव के रूप में देखा ये तो महाराज उदयन ही है, इन्हीं के लिए तो मैं प्रदान की गई थी मेरे पिताजी के द्वारा। कथा बढ़ गई आगे, इसी बात से आगे कथा बढ़ जाती है, उसके अंदर अनुराग बढ़ जाता है, और फिर वो जो है उनका फोटो मतलब चित्र बनाती है, और वहीं से कथा आगे बढ़ जाती है। तो इसीलिए क्या है, जब अवान्तर अर्थ विच्छेदे, मतलब अवान्तर अर्थ माने कथा के कारण जब विच्छेद हो जाता है, मुख्य कथा टूट जाती है, तो बिंदु आता है सामने, और वो क्या करता है, अच्छेद माने मुख्य कथा को जोड़ देता है। अच्छेद करने का वो कारण होता है, मतलब वो उसको दोबारा छेद जो हो गया था उसको फिर से जोड़ देता है मुख्य कथा को। ये बता रहे हैं, अवान्तर अर्थ माने कथा के कारण, जैसे वहां अनंग की पूजा के कारण, अवान्तर कथा के कारण जो मुख्य कथा वस्तु है वो विच्छिन्न हो गई, तो उसको जोड़ने का, आगे बढ़ाने का जो कारण होता है वो बिंदु कहलाता है।
ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या क्या देख लिया। अब देखो, ध्यान देना हमने क्या क्या देखा है। तो अभी तक हमने सबसे पहले किसको देखा था, पताका को, सानुबंधम पताकाख्यम, फिर प्रकृति को देखा था, प्रकृति च प्रदेश भाग, फिर हमने कार्य को देखा था, कार्यम त्रिवर्गस तच्छुद्धम एकानेकानुबंधि च, फिर हमने बीज को देखा, स्वल्पोद्दिष्टस्तु तद्धेतुर्बीजम विस्तार्यनेकधा, फिर हमने अवान्तरार्थ विच्छेदे बिंदुरच्छेद कारणम, बिंदु को देखा। ठीक है, इन सारी परिभाषाओं को आपको याद भी करना है। तो पताका, प्रकृति, कार्य, बीज, बिंदु, तो वहां पर जो है ना प्रसंग के कारण इनको अलग अलग ढंग से कह दिया, लेकिन वास्तव में इनका ये क्रम नहीं है, इनका क्रम अलग है। इसमें सबसे पहले आता है बीज, फिर आता है बिंदु, फिर आता है पताका, फिर प्रकृति, फिर कार्य, ये क्रम रहता है। और इन पांचों को क्या नाम दिया गया है, इन पांचों को कहा गया है अर्थ प्रकृति। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और बहुत बार पूछा जाता है, पीजीटी, नेट, असिस्टेंट सभी में, कि पताका, प्रकृति, कार्य, बीज, बिंदु दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा ये क्या है, अर्थ प्रकृति है, कार्यावस्था है कि संधि है। बहुत प्रश्न ऐसा पूछा जाता है। तो देखो ये क्या है, ये अर्थ प्रकृतियां हैं। अर्थ प्रकृति मतलब क्या होता है, ये प्रयोजन को, यानी कि जो हम पूरा नाटक पढ़ रहे हैं उसका जो प्रयोजन है, जैसे वहां पर रत्नावली की प्राप्ति राजा को, और रत्नावली की प्राप्ति होकर के राजा क्या बन जाता है, राजा चक्रवर्ती बन जाता है, क्योंकि ऐसा आदेश दिया था ना, मतलब सिद्धों ने जो है ऐसा कहा था, भविष्यवाणी की थी कि रत्नावली को जो ब्याह करेगा तो वो चक्रवर्ती बन जाएगा, तो ना चक्रवर्ती बन जाता है। तो उस प्रयोजन, अर्थ माने प्रयोजन की सिद्धि करने वाले ये हेतु होते हैं पताका, प्रकृति, कार्य, बीज और बिंदु। अब इनका क्रम जो है यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। बीज, बिंदु, पताकाख्य, प्रकृति, कार्य, लक्षणाः। बीज, बिंदु, पताका और प्रकृति और कार्य, ये क्रम रहेगा। अर्थ प्रकृतयः पंच, ये पांच अर्थ प्रकृतियां होती हैं। ताह एताह परिकीर्तिताः, ताह मने वे, ताह मने ये परिकीर्तित की गई हैं, कही गई हैं। तो बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार्य नामक पांच अर्थ प्रकृतियां कही गई हैं। अर्थ प्रकृति क्या होती हैं, तो रूपक के प्रयोजन को सिद्ध करने वाले जो कारण हैं, फल की सिद्धि के उपाय हैं, उनको अर्थ प्रकृति कहते हैं। तो अभी आपने क्या पढ़ लिया, पांच अर्थ प्रकृतियां पढ़ ली हैं। ठीक है, कौन कौन सी, बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य। तो अर्थ प्रकृति तो पढ़ ली आपने, लेकिन अब पांच कार्यावस्थाएं पढ़नी है। क्या पढ़नी है, पांच कार्यावस्थाएं पढ़नी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर बीज, बिंदु और पताका, हाँ बीज, बिंदु और कार्य, तीन जो होती हैं वो मुख्य होते हैं। क्या होते हैं, ये जो बीज, बिंदु और कार्य, ये तीन क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, ये होने ही चाहिए। पताका और प्रकृति कहीं हो कहीं ना हो कोई बात नहीं, चल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको ध्यान देनी चाहिए। अब किसी भी कार्य को आप करते हैं तो उसमें पांच अवस्थाएं जरूरी हैं। ठीक है, पांच अवस्थाएं जरूरी हैं। कौन कौन सी वो पांच अवस्थाएं होती हैं, पांच जो है कार्य की अवस्थाएं होती हैं। अवस्था पंच कार्यस्य प्रारब्धस्य फलार्थिभिः आरंभ यत्न प्राप्त्याशा नियताप्ति फलागमाः। कहते हैं कि प्रारब्धस्य कार्यस्य, प्रारंभ किए गए कार्य की, प्रारब्ध माने प्रारंभ किए गए कार्य की, किसके द्वारा, फलार्थिभिः, फल को अर्थी माने चाहने वालों के द्वारा, फल को अर्थी माने चाहने वालों के द्वारा प्रारंभ किए गए कार्य की पांच अवस्थाएं होती हैं। फलार्थिभिः प्रारब्धस्य कार्यस्य पंच अवस्थाः भवन्ति। कौन कौन सी, पहली आरंभ, दूसरी यत्न, तीसरी प्राप्त्याशा, चौथी नियताप्ति और पांचवी फलागम। ठीक है, आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम, ये पांच प्रकार की क्या होती हैं, अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, देख लीजिए पहली अवस्था क्या है, तो औत्सुक्य मात्रम आरंभः फल लाभाय भूयसे। कहते हैं कि भूयसे फल लाभाय, भूयसे मतलब महान, भूयसे माने महान, फल के लाभ के लिए, फल की प्राप्ति के लिए, औत्सुक्य मात्रम, उत्सुकता होना ही क्या होता है, आरंभ होता है। भूयसे माने महान फल के लाभ के लिए जब आपके अंदर उत्सुकता मात्र हो जाए उसी को आरंभ कहा जाता है। ठीक है, उसी को आरंभ कहा गया है। जैसे अब वहां पर जो है योगंधरायण कहता है, प्रारंभे इसमें स्वामिनो वृद्धि हेतु दैवे चेतम दत्तः स्थावलंबे इत्यादि कहता है,
और कह करके जो योगंधरायण अपना व्यापार प्रदर्शित करता है, तो उसके द्वारा यहाँ पर पता चलता है कि उदयन ने अपना सारा काम योगंधरायण को दे दिया है, और इससे उदयन की उत्सुकता जो है वो पता चलती है। तो इसका मतलब है उदयन ने आरंभ कर दिया है कि महान फल के लाभ के लिए जो उत्सुकता मात्र है उसी को आरंभ कहा जाता है। ठीक है, अब प्रयत्न क्या है? तो प्रयत्नस्तु तद प्राप्त व्यापारोति त्वरान्वितः। तद मतलब है फल। फल की अप्राप्ति होने पर जब व्यापार किया जाए, कैसा? अति त्वरान्वितः, अत्यंत त्वरा माने शीघ्रता, अत्यंत शीघ्रता से, अन्वित माने युक्त होकर के, अत्यंत शीघ्रता से युक्त होकर के, तद माने फल की अप्राप्ति होने पर, न प्राप्ति होने पर, प्राप्ति न होने पर, जब फल की प्राप्ति के लिए अत्यंत त्वरा माने शीघ्रता से, अन्वित माने युक्त होकर के व्यापार किया जाता है, तो उसको हम प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, जैसे रत्नावली है, राजा को देख नहीं पा रही है तो क्या करती है? तो वहां पर राजा का चित्र बना करके ही उसको पाने का कोशिश करती है, तो वहां पर जो है ये हो जाता है उसका प्रयत्न। उपायापाय शंकाभ्याम प्राप्त्याशा प्राप्ति संभव। कहते हैं कि प्राप्त्याशा किसे कहते हैं? तो देखो, प्राप्ति संभव, प्राप्ति का संभव होना ही क्या है? प्राप्त्याशा है, प्राप्ति की आशा होना। यहां पर ना प्राप्ति निश्चित नहीं होती, यहां पर प्राप्ति निश्चित नहीं होती। क्यों? क्योंकि उपाय, यहां पर बहुत सारे क्या होते हैं? यहां पर उपाय आते हैं, और उपाय के साथ साथ में क्या आ जाते हैं? उस माने फल की प्राप्ति के बहुत से उपाय भी आते हैं, और तब तक फल की प्राप्ति के विनाशक भी आ जाते हैं। फल की प्राप्ति के जब तक उपाय आते हैं, तब तक फल की प्राप्ति के विनाशक क्या आ जाते हैं? वहां पर विघ्न बहुत सारे आ जाते हैं। तो उनकी शंका होने के कारण आप जो है आप निश्चित नहीं कर सकते, एकांतिक वहां पर निश्चित नहीं कर सकते कि हमको फल प्राप्त अवश्य होगा, अवश्य फल प्राप्त होगा। इस प्रकार का निश्चय जब ना हो पाए तो वहां पर कौन सी अवस्था होती है? उसको हम प्राप्त्याशा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्राप्त्याशा कहते हैं। ठीक है, वही यहां पर स्पष्ट करके बता दिया कि फल प्राप्ति के उपाय और अपाय माने फल की प्राप्ति के विध्वंसक। जब विघ्न की शंका होती है, शंका के द्वारा दोनों की उपस्थिति में जो फल प्राप्ति की संभावना है, अब क्योंकि जब दोनों हैं भाई, उपाय भी है, अपाय भी है, विध्वंसक विघ्न भी है, तो अब आपको क्या होगा? अब फल की प्राप्ति का निश्चय तो हो नहीं पाएगा, सिर्फ क्या होगी? सिर्फ संभावना होगी। प्राप्ति का संभव माने संभावना होगी सिर्फ, तो उसी को हम क्या कहेंगे? प्राप्ति की आशा, उसको प्राप्त्याशा कहते हैं। फल की प्राप्ति के लिए उपाय भी चलता है, बीच बीच में विघ्न भी आ जाता है, तो दर्शक के मन में दुविधा आ जाती है कि भाई अब फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसको हम प्राप्त्याशा कहते हैं। ठीक है, ये हो गया स्पष्ट आपको। अब देखिए, अब क्या होता है? अब है नियताप्ति। क्या है? नियताप्ति, सुनिश्चित है। समझिएगा, देखो दोनों में विघ्न तो दोनों में रहते हैं, चाहे आपको क्या हो? नियताप्ति हो और चाहे प्राप्त्याशा हो, चाहे, लेकिन नियताप्ति में विघ्न कम हो जाते हैं, प्राप्त्याशा में विघ्न ज्यादा रहते हैं। तो वही बता रहे हैं कि यहाँ पर विघ्न कम हो जाते हैं और यहाँ पर अपाय का अभाव हो जाता है। अपाय मतलब होता है विघ्न, विघ्नों का क्या हो जाता है? विघ्नों का क्या हो जाता है? अभाव होने के कारण यहाँ पर प्राप्ति सुनिश्चित हो जाती है, उसी को हम नियताप्ति कहते हैं। कि विघ्नों के अभाव के कारण जब फल की प्राप्ति पूर्ण निश्चित हो जाती है, तब नियताप्ति नाम की अवस्था होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपने समझ लिया। अब कहते हैं फल योग। फल योग मतलब होता है फलागम। तो फलागम किसे कहते हैं? समग्र फल संपत्ति। समग्र माने सभी प्रकार के फल को संपन्न हो जाना, सिद्ध हो जाना ही क्या होता है? फलागम कहा गया है। समस्त फल की प्राप्ति ही क्या कही गई है? फलागम कही गई है। जैसे रत्नावली में राजा को रत्नावली मिल जाती है और साथ में राजा चक्रवर्ती भी बन जाता है, तो रत्नावली मिलने से राजा चक्रवर्ती बन जाता है। तो इस प्रकार से समग्र फल की संपत्ति माने संपन्न हो जाना, प्राप्त हो जाना ही क्या है? फलयोग है, फलागम यथोदित मतलब कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा?
तो हम लोगों ने आज 5 माने हम लोगों ने पहले वस्तु के भेद देखे। ये वस्तु के जो भेद थे वो टोटल कितने भेद देखे हमने? 27 भेद देखे। और 27 और उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने अर्थ प्रकृति देखी। और अर्थ प्रकृति के बाद फिर हमने क्या देखा? अर्थ प्रकृति के बाद हमने कार्यावस्थाएं देखी। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने अर्थ प्रकृतियां, कार्यावस्थाएं, इनको हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों को क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। और अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक तो कर ही दिए होंगे अब तक। अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक करना तो आप मतलब आपको याद ही होगा, आप कर ही दिए होंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने मित्रों को भी आप इसको अवश्य भेज दीजिए, ताकि वे लोग भी इसका लाभ ले सकें। तो हम लोग मिलेंगे अगले पाठ में। अगले पाठ में हम लोग संधियों को पढ़ेंगे। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी शंका होती है तो आप कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं। हम यथासंभव उसके लिए प्रयत्न करेंगे और आपको उत्तर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। सभी को नमस्कार।